च 117 मर्डर इल्जाम बुआ दादी के रोज कैसल से जाना। अगला दिन सुबह 4 बजे जब मही और निकिता नीचे उतर कर आए तो वो सबको डाइनिंग टेबल पर देखकर हैरान रह गई। मही को निकिता ने बताया था कि ये फास्ट सिर्फ लड़कियां ही रखती है, लेकिन यहाँ तो सब मौजूद थे। मही और निकिता ने एक दूसरे को देखा, फिर सामने निर्मल ने उन्हें एक जगह खड़े देखकर कहा, अरे तुम दोनों आ गई, आओ और मही मृत्युंजय को बुला लाओ। मही ने कंफ्यूजन से उन्हें देखा, जिसे देखकर राजेंद्र जी ने कहा, इतने सोचने की जरूरत नहीं है, मीरानी परिवार में सिर्फ औरतें ही नहीं आदमी भी फास्ट रखते हैं। मही तो ये सुनकर ज्यादा हैरान नहीं हुई, मगर निकिता जरूर हुई थी कि ऐसा भी कहीं होता है क्या। मीरानी परिवार में अभी से ही नहीं बल्कि सालों से ऐसा चलता आ रहा था। दादाजी और उनके दादाजी भी ऐसा करते आ रहे थे। अब ये तो वो भी नहीं जानते थे कि ये शुरू किसने किया, लेकिन अब जब सब रखते थे तो वो भी रखते आ रहे थे। फिर उन्हें इस बात से दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि मृत्युंजय को छोड़कर मीरानी परिवार के सभी आदमी बहुत शांत और सीरियस टाइप के थे, उनमें घमंड नहीं था। मगर मृत्युंजय वो ऐसा नहीं था, वो एक मगरूर शख्स था, अब भी बस मही के लिए और अपने परिवार के लिए नहीं था। मही और निकिता ने वही आकर बैठ गई। निकिता अभी भी मही से कह रही थी कि वो मृत्युंजय को न बताए, और मही वो परेशान थी क्योंकि मृत्युंजय से कुछ छुपाने का मतलब उसके गुस्से का शिकार होना था। मही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर विवान की नजर उन दोनों पर बनी हुई थी जो खाते हुए आपस में इशारे कर रही थी। उसके न में सिर हिलाकर अपना खाने पर फोकस करने लगा। यहाँ सब थे सिर्फ आदि, अक्षय, अन्नी और अभिषेक को छोड़कर वो अपनी नींद पूरी कर रहे थे, और मृत्युंजय इस वक्त जिम में था। मही को सुबह सुबह उसने ही उठाया था। मही खाने के बाद मृत्युंजय के लिए खाना लेकर कमरे में गई। मृत्युंजय अपने कमरे में ही था, उसकी पूरी बॉडी पसीने में भीगी हुई थी। उसकी नजर उसके फोन पर थी, उसने नीचे लोवर और ऊपर से वो शर्ट लेस ही था। मही ने उसके पास जाकर कहा, आप खाना खा लीजिए। मृत्युंजय ने मुड़कर मही को देखा, जिसके बाल गीले थे, उसने एक सूट पहना हुआ था। मृत्युंजय ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बाथरूम की तरफ चला गया। इधर विवान के कमरे में निकिता बैठी हुई थी, वो अपने फोन में किसी से चैट कर रही थी। इधर विवान ने पहले से तो उसे घूरा, फिर कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस पर निकिता ने कहा, क्या सब करने की? तो विवान ने कहा, यही सब फास्ट रखने की जरूरत नहीं है। इस पर निकिता ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तो फिर तो तुम्हें भी नहीं है, तुम क्यों रख रहे हो? इस पर विवान ने कहा, मेरी बात और है, लेकिन तुम्हें ये शायद पसंद ना आए। उसकी बात सुनकर निकिता अच्छी खासी इरिटेट हो चुकी थी। उसने उसे कहा, तुम क्या बार बार भूल जाते हो कि हमारी शादी हुई है, मैं बीवी हूं तुम्हारी, या फिर पुराना प्यार अभी भी भूल नहीं पाओ हो? इस पर विवान गुस्सा होकर बोला, जस्ट शट अप, मैंने तुमसे कहा ना, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो निकिता ने कहा, अच्छा फिर ये क्या है? उसने अपने हाथ की मेहंदी उसे दिखाते हुए कहा, ये रची क्यों नहीं, तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो ना? इस पर विवान उसे चौंक कर देखने लगा। वो मेहंदी की रंग से डिसाइड कर रही थी कि वो उसे चीट कर रहा है। उनसे उसे गुस्से से कहा, तुम दिमाग से पैदल हो क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान नजर आता हूँ? इस पर निकिता ने उसे गुस्से से देखा, मुझे कैसे पता, मैं कौन सा तुम्हारे पीछे पीछे घूमती हूँ? विवान को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे पीछे दीवार से लगाया और उसके चेहरे के करीब जाते हुए कहा, हाँ ये सच है कि वो लड़की मुझे पसंद आई थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम हो और हमेशा रहेगी। अब अगर मेरे दिल और दिमाग में कोई लड़की आएगी तो भी तुम ही होगी, समझी? ये कहते हुए उसने निकिता के होठों पर अपने होठ रखकर थोड़ी देर बाद दूर हो गया और वहां से चला गया। निकिता के आंखें नम हो गई और एक आंसू आंखें से बाहर आकर गाल पर आ गया। निकिता को यही लगा था कि विवान के दिल में अभी भी जस्सी है, लेकिन अब तो जैसे विवान की बातों ही उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर पीछे दीवार से टिक लिया। कुछ तो वो महसूस करती थी विवान के लिए, मगर क्या ये उसे अब तक समझ नहीं आया था। उसे गुस्सा आता था कि क्यों वो जस्सी जगह नहीं है। उसने वैसे ही धीमी आवाज में कहा, काश काश की जस्सी की जगह में वो लड़की होती। आज घर में नाश्ता तो बना नहीं था क्योंकि सभी का फास्ट था। मही और निकिता नीचे आए तो निर्मल जी ने उन्हें उनके कमरे में आराम करने को भेज दिया, क्योंकि उन दोनों का पहली बार था, इसलिए वो दोनों भी ऊपर अपने कमरे की तरफ आ गई। निकिता जब कमरे की तरफ आई तो विवान कमरे में ही था। निकिता पहले से तो उससे मुंह फेर कर जाने लगी, मगर तभी कुछ सोचकर बोली, तुम अपनी फार्म नहीं जाने वाले हो? इस पर विवान ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। तो उसने कहा, बड़े भैया भी नहीं जाएंगे? इस पर उसने न में सिर हिला दिया और ये देखकर निकिता ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। इधर मही कमरे में आए, उसने देखा मृत्युंजय यहाँ नहीं था। मही को यही लगा कि वो ऑफिस चला गया, क्योंकि वो सुबह से निर्मल और शालिनी जी और दादी के पास थी। वो उसे करवा चौथ के बारे में बता रही थी, इसलिए मही को वक्त ही नहीं मिला कि वो एक बार आकर देख ले मृत्युंजय गया है या नहीं।
वो अभी एक कदम बढ़ी थी कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। उसने चेक किया, उस पर मृत्युंजय का कॉल आ रहा था। मही इस वक्त मृत्युंजय का कॉल देख आंखें छोटी करके देखने लगी। इस वक्त उसका कॉल। खैर, अपनी सोच को छोड़ मही ने उसका कॉल उठाया तो उधर से मृत्युंजय ने मही की बात सुने बिना ही कहा, स्टडी रूम में आओ, और कॉल काट दिया। मही तो कुछ कह ही नहीं पाए, वो उसे अजीब नजरों से अपने फोन को देखने लगी। फिर वो एक गहरी सांस लेकर स्टडी रूम की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खोल तो सामने मृत्युंजय उसकी तरफ ही देख रहा था। उसके ऐसे देखने पर मही घबरा गई, मगर फिर खुद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ गई। उसे हैरानी भी हुई कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, आप ऑफिस नहीं गए? इस पर मृत्युंजय ने कहा, नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगा। तो मही ने चौंकते हुए कहा, क्या? इस पर मृत्युंजय ने उसे एक आईब्रो उठाकर देखा तो मही को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही तेज चीख दी। वो अपना गला ठीक करते हुए बोली, लेकिन आप तो रोज जाते हैं न, फिर आज क्यों नहीं जाएंगे? इस पर मृत्युंजय ने अपनी पीठ पीछे चेयर से लगाते हुए कहा, तुम्हें आज मेरी ऑफिस जाने की कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है? इस पर मही ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि आप अगर नहीं जाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। मृत्युंजय ने अपने लैपटॉप पर नजरें करते हुए कहा, नहीं होगा, डोंट वरी। इस पर मही ने कहा, वरी होने वाली तो बात है। तभी मृत्युंजय के फोन पर किसी का कॉल आया। मृत्युंजय अपने फोन को उठाते हुए चेयर से उठा और मही से बोला, मेरी फाइल्स ठीक कर दो। तो मही हाँ में सिर हिलाकर वो अलमारी सेट करने लगी जिसमें लगभग आधा घंटा आराम से जाने वाला था। इधर मृत्युंजय ने कॉल उठाया तो उधर से विवान ने कहा, तो कब शुरू करना है ड्रामा? इस पर मृत्युंजय ने मही को देखा और कहा, अब। उधर विवान ने अपना सिर हिला दिया। वो अपने कमरे से बाहर आ गया और उधर मृत्युंजय मही को स्टडी रूम में छोड़कर नीचे की तरफ जाने लगा। इधर नीचे रोज कैसल में पुलिस आई हुई थी। नीचे का माहौल टेंशन भरा था। दादाजी सोफे पर बैठे थे, उनके हाथ में कुछ फोटोग्राफ थी जिन्हें देखकर उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था। इधर बुआ दादी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, छोटे छोटे ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम तो मुझ पर यकीन करो छोटे, मैंने माँ बनकर पाला है तुम्हें लगता है हम किसी की जान ले सकते हैं, वो भी अपने भाई के बेटे की? अभिषेक, जो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके खड़ा था, वो चीखते हुए बोला, खबरदार जो अपने मुंह से मेरे डैड का नाम लिया। अभिषेक गुस्से से उनकी तरफ बढ़ा तो अक्षय ने उसे पकड़ लिया। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र विवान से मिली तो विवान ने ही इशारे से उसे समझाया तो उसने मृत्युंजय की तरफ देखा जिसने अपनी पलकें झपका दी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए दादाजी से कहा, दादाजी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। ये औरत मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं इसे सजा होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी पूरी जिंदगी तड़पे। उसकी बात सुनकर बुआ दादी ने कहा, नहीं छोटे, ऐसा मत करो, तुम्हारी बहन हूं मैं। मगर दादाजी ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वही मृत्युंजय अपनी चेयर पर बैठ गया, किंग साइज चेयर पर। उसने एक पैर के ऊपर पैर रखकर बुआ दादी को तड़पते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इससे तो अच्छा होता कि वो मर जाती, इतनी जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती, या फिर मृत्युंजय से टकराने का न सोचती। मृत्युंजय बिल्कुल खामोश था क्योंकि उसे जो करना था वो कर चुका था, अब तो सब दादाजी को करना था। दादाजी ने बुआ दादी से कहा, आपको जाना होगा, जीजी बहुत कुछ कर चुकी है, अब आपको यहीं रुकना होगा। बुआ दादी बचपन से उनके साथ रही थी, वो उनकी बातों का मतलब बहुत अच्छे से जानती थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस भाई पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी वो ऐसी बातें कर रहा था। वो उससे कुछ कहने वाली थी कि तभी उनकी नज़र चेयर पर बैठे वो गुस्से से उस तरफ आकर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ शिवा। मृत्युंजय बड़े आराम से अपनी चेयर पर बैठा था और उन्हीं की तरफ देख रहा था। तुम और तुम्हारी बीबी की वजह से ये सब हुआ है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, वो भी अपनी बीबी के लिए। लेकिन सोचो तब क्या होगा जब तुम्हारी बीबी को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी, जब उसे पता चलेगा कि तुम वो शख्स हो जिसने उसका बचपन उससे छीन लिया, उसके बाप को उससे दूर कर दिया। सोचो मृत्युंजय, तब क्या होगा? बुआ दादी चीखते हुए मृत्युंजय से कह रही थी। मृत्युंजय की आंखें धीरे धीरे सख्त हो रही थी। बहुत प्यार करती है न तुम्हारी बीबी तुमसे, जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके बाप को मारा है तो उतनी ही नफरत करेगी, और जब उसे पता चलेगा कि उसका पति लोगों को की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, तो सोचो क्या हाल होगा तुम्हारी बीबी का, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। बुआ दादी के बात सुनकर मृत्युंजय अपनी चेयर से खड़ा हो गया और अपने पीछे लगी गन को निकालकर उनके माथे पर रखते हुए अपने जबड़े को भींचते हुए कहा, सही कहा, मैं लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तभी दादाजी मृत्युंजय से बोले, नहीं मृत्युंजय, ऐसा मत करो, उन्हें पुलिस के हवाले कर दो।
मृत्युंजय ने गन के ट्रिगर पर रखी उंगली हटा दी। तभी विवान ने पीछे खड़ी पुलिस को इशारा किया तो उन्होंने बुआ दादी को पकड़ लिया। वो उनसे छुटने के लिए छटपटाने लगी। इधर निकिता जो विवान के पास ही खड़ी थी वो बोली, अच्छा होता जो बड़े भैया गन चला ही देते, रोज रोज का किस्सा हो खत्म हो जाता। विवान ने उसकी बात सुन ली और कहा, क्या तुम शांत नहीं बैठ सकती? इस पर निकिता ने अपनी एक आईब्रो उचकाकर कहा, तुमने मुझसे कुछ कहा? तो विवान ने उसे एक नजर देखा, फिर न मैं सिर हिला दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी बीबी को सब बताऊंगी। मृत्युंजय तुम इंसान नहीं हैवान हो। उसे बताऊंगी कि तुमने कितनी जानें ली है, मैं इसे बताऊंगी कि तुम ही एमएम हो। मृत्युंजय जो अभी ऊपर की तरफ जा रहा था वो उनकी बात सुनकर कुछ पल रुक और उन पुलिस वाली को रुकने का इशारा किया। वो बुआ दादी के पास आया तो बुआ दादी ने तेज आवाज में कहा, मैं उसे सब बताऊंगी। इस पर मृत्युंजय के चेहरे पर एक छोटी टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई जिसे देखकर बुआ दादी सहम गई। मृत्युंजय ने कहा, चीख लो लेकिन तुम्हारी आवाज मेरी उन 4 दीवारों को नहीं तोड़ पाएंगी जहां मेरी बीबी है। इतना कहकर वो ऊपर जाने लगा। उसने बुआ दादी से क्या कहा ये किसी को सुनाई नहीं दिया क्योंकि उसकी आवाज धीमी थी। बुआ दादी को कुछ पल लगे लेकिन जैसे ही उन्हें मृत्युंजय की बात समझ आई वो हैरान रह गई। मतलब ये सब कुछ पहले से प्लान था। वो गुस्से से मृत्युंजय का नाम लेकर चीखने लगी। हाँ, इससे पहले वो इसलिए चीख रही थी ताकि मही उनकी आवाज सुनकर नीचे आ जाए और वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी। ये बात मृत्युंजय बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो पहले मही को स्टडी रूम में अपनी फाइल को बीच उलझाकर छोड़ आया था। क्योंकि स्टडी रूम साउंड प्रूफ था इसलिए वहां किसी की आवाज नहीं आती थी। वो उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला गया। अब वो चाहे कितना भी क्यों न चीख ले लेकिन उनकी आवाज मही तक नहीं पहुंचने वाली थी। विवान भी निकिता को लेकर अपने कमरे की तरफ आए और बोला, तुम जाकर आराम करो, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूं। इस पर निकिता ने कहा, फास्ट सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी है तो तुम कहाँ जा रहे हो? तो विवान ने कहा, मुझे बस थोड़ा सा काम है वो करके आता हूं। इस पर निकिता ने अपना सिर हिला दिया। इधर मृत्युंजय स्टडी रूम में आया जहां मही नीचे जमीन पर बैठी थी और उसके आसपास फाइल्स रखी हुई थी। मही को देखकर मृत्युंजय को बुआ दादी की बात याद आ गई। मही को कभी वो कुछ पता चलने ही नहीं देगा, कभी नहीं, वो उसके सच एक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि वो पहुंचने ही नहीं देगा। वो उन्हें कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग करके रख रही थी। मृत्युंजय ने उसके पास आकर कहा, उठो। मही ने अचानक मृत्युंजय की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, आप ये बताइए इन्हें रखना कैसे है? इस पर मृत्युंजय ने मही का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, तुम ये रहने दो। तो मही ने कहा, मगर अभी कुछ देर पहले तो अपने मुझे ये करने को कहा था, अब मना कर रहे हैं, मैं कर लूंगी। इस पर मृत्युंजय ने कहा, नहीं तुम जाकर आराम करो, मैं जानता हूं तुमने मेरी बात नहीं मानी है, फास्ट रखा है इसलिए जाकर आराम करो। उसकी बात सुनकर मही उससे नजरें चुराने लगी और बोलो, नहीं तो आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस पर मृत्युंजय उसे इंटेंसली देखते हुए एक कदम बढ़ाकर बोला, सच में? तो मही एक कदम पीछे होकर बोली, हाँ मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। मही पीछे दीवार से लगी हुई थी और मृत्युंजय के कदम अभी भी नहीं रुके थे। उसने अपना एक हाथ दीवार पर रखा और दूसरा उसकी कमर की तरफ, फिर कहा, हम जानता हूं मैं। फिर उसने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, जाकर आराम करो क्योंकि अगर तुमने अब जरा लापरवाही की तो अपना फास्ट भूल जाना। इस पर मही हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई। उसे तो लगा था कि मृत्युंजय उस पर गुस्सा करेगा मगर इस बार उसने जरा भी गुस्सा नहीं किया और फास्ट रखने की परमिशन भी दे दी। खैर उसके लिए तो अच्छा ही था। मही अपने कमरे की तरफ गई क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मृत्युंजय अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटेगा। मही को थोड़ी बहुत थकान थी इसलिए वो बेड पर जाकर लेट गई और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली गई। वो नीचे गई ही नहीं इसलिए उसे इस बात की खबर ही नहीं हुई कि आज घर में हुआ क्या था। शाम के वक्त आर्या अपने घर के बाहर संजय का वेट कर रही थी क्योंकि वो संजय के घर ही करवा चौथ सेलिब्रेट करने वाली थी। लेकिन संजय का तो कोई अता पता भी नहीं था। आर्या का खड़े खड़े दिमाग खराब हो चुका था। उसने कॉल लगने के लिए पॉकेट से अपना फोन निकाला, तभी एक कार उसके सामने आकर रुकी और उसमें से संजय बाहर आकर बोला, आई एम सो सॉरी, मैं एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी हो गया इसलिए लेट हो गया, अब चलो। इस पर आर्या गुस्से से बोली, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो, हर बात मुझे तुम्हारा वेट करना पड़ता है। तुम दुनिया के पहले ऐसे बॉयफ्रेंड हो जिसकी गर्लफ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड का वेट करना पड़ता है। संजय आर्या के गुस्से से फूले हुए गालों पर किस करके कहता है, आरू हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम मेरी फेंस हो और मैं तुम्हारा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पर आर्या उसे गुस्से से देखकर बोली, रात को एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओगे, माफी तब मिलेगी।
फिर भी कार में जाकर बैठ गई। इधर संजय भी एक गहरी सांस लेकर अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। इधर मृत्युंजय पहले अपने कमरे में गया। मही बेड पर लेटी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके माथे पर परेशानी भरी शिकन थी। मृत्युंजय ने बालकनी और खिड़की पर पर्दे डाल दिए। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ गया। मृत्युंजय ने ब्लूटूथ को अपने कान में लगाया और फोन को सोफे पर रखकर मही के पास बेड आकर बैठ गया। कहिए, कहते हुए मृत्युंजय ने मही के सीने से लगे पिलो को हटाया, फिर ड्रॉर से दवाई निकालकर उसके सिर पर लगा दी। उधर से श्री ने कहा, मृत्युंजय तुम एक बार मही को हॉस्पिटल ले आओ, मुझे उसका चेकअप एक बार फिर से करना पड़ेगा। नोज ब्लीडिंग होना, वो भी ऐसे अचानक, मैं बिना चेकअप के कुछ कह नहीं पाऊंगी। मृत्युंजय अपने एक हाथ से उसके सिर पर दवाई लगा रहा था। उसका चेहरा इस वक्त सर्द था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के मही को देख रहा था। उसने श्री से कहा, बीबी हॉस्पिटल नहीं आएगी। उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए श्री चुप हो गई। उन्होंने अपना थूक गटकते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं किसी स्टाफ को नहीं आर्या को भेज दूंगी, वो उसका ब्लड सैंपल ले लेगी। इस पर मृत्युंजय ने कहा, हम ममम। उसका काल काटने बाद श्री ने फोन को टेबल पर रखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओ गॉड कितना डरावना है ये लड़का, पता नहीं अशोक इसे कैसे संभालते होंगे। 118 सरप्राइज एंगेजमेंट। मृत्युंजय मही को ब्लैंकेट से कवर करके अपने कमरे से बाहर आ गया। वो एक कमरे की तरफ आया जहां से अभी अभी निर्मल जी बाहर आई थी। वो मृत्युंजय को देखकर एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, ठीक है वो सो रहा है। इस पर मृत्युंजय हाँ में सिर हिलाकर अंदर आ गया और निर्मल जी वहां से चली गई। कमरे के अंदर अभिषेक बेड पर उल्टा लेटा था। वो काफी देर तक निर्मल की गोद में सिर रखकर रोता रहा और फिर सो गया। मृत्युंजय ने एक पल उसके चेहरे को देखा जिस पर आंसुओं के निशान थे। उसने ब्लैंकेट उठाकर उसके ऊपर डाला, फिर लाइट को ऑफ करके एक पीली लाइट जला दी। वो मुड़ा तो उसके पीछे विवान अक्षय दोनों खड़े थे। मृत्युंजय ने उन दोनों को देखकर कहा, सोने दो उसे, जब उठेगा तो ठीक होगा। इस पर उन दोनों ने अपना सिर हिला दिया। अक्षय ने कहा, मैं यही रुकता हूं। तभी मृत्युंजय वहां से जाने लगा। फिर कुछ पल रुककर उसने अक्षय के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, वो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर अक्षय ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूं भाई, जब तक आप दोनों हैं तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा, बस उसका कंधा थपथपाया और वहां से चला गया। मृत्युंजय के जाने के बाद विवान ने कहा, तुम भी आराम करो। इस पर अक्षय ने अपना सिर हिला दिया और विवान वहां से चला गया। इधर निर्मल जी अपने कमरे में आए तो देवराज जी वही थे। वो निर्मल को देखते हुए बोले, कैसा है अभिषेक, ठीक तो है वो? इस पर निर्मल ने कहा, और कैसा होगा, सब कुछ जानने के बाद उसे कितनी तकलीफ हुई होगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम कितनी कोशिश कर ले देव, लेकिन भैया भाभी की जगह नहीं ले पाएंगे। अभिषेक अभी भी उन्हें याद करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं उसे वो प्यार नहीं दे पा रही हूँ जो भाभी उसे देती। उनकी बात सुनकर देवराज जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है निर्मल, वो उसके माँ बाप है। अचानक इतनी बड़ी बात पता चलने के बाद उसे बुरा लगेगा। वो हमें बहुत प्यार करता है निर्मल, ये तुम अच्छे से जानती हूँ। हाँ, हम भैया भाभी की जगह नहीं ले सकते क्योंकि उसके दिल में हमारी अलग जगह है। इस पर निर्मल ने हाँ में सिर दिया। इधर राजेंद्र जी खिड़की के पास थे। शालिनी जी उनके पास आकर बोली, राज अभिषेक ठीक है? इस पर राजेंद्र जी ने सामने देखते हुए कहा, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है शालू की बुआ जी ऐसा कुछ कर सकती है। उन्होंने भैया भाभी को मर्डर करवाया, वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। मुझे पता था कि वो बुरी है मगर इतनी ये नहीं जानता था। उनकी बात सुनकर शालिनी जी ने कहा, राज अब इतना मत सोचो, अब सब ठीक है और हमेशा ठीक ही रहेगा जब तक मृत्युंजय यहाँ है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मृत्युंजय का नाम सुनकर राजेंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, सही कह रही हो, मृत्युंजय है, आज उसी की वजह से हमें बुआ दादी के बारे में पता चला। इस पर शालिनी की ने कहा, हाँ मगर मही नहीं होती तो हमें कभी पता नहीं चलता। आखिर उसी की वजह से तो मृत्युंजय इंडिया रुका है। राजेंद्र जी ने उन्हें देखा और कहा, वैसे आजकल तुम्हें मही कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रही है? तो शालिनी जी ने चीढ़कर उन्हें देखा और कहा, हाँ तो अब अच्छी है तो पसंद आ रही है। और आप ये बताइए, जब वो मुझे पसंद नहीं थी तब भी आपको प्रॉब्लम थी, अब जब पसंद है तब की आपको प्रॉब्लम हो रही है? उनके चिढ़े हुए चेहरे को देखकर उन्हें हंसी आ गई और बोले, नहीं भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? राजेंद्र जी को हंसता देख शालिनी जी उन्हें घूर कर देखते हुए वहां से चली गई। इधर मही भी तब तक उठ गई। वो अभी कमरे में अकेली थी। उसने टाइम देखा, फिर बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। इधर अभिषेक जो गहरी नींद में सोया हुआ था उसकी भी आंख खुल गई। वो अभी भी हल्की नींद में था और तभी जब वो पलटकर उठने को हुआ एक तेज आवाज उसके कानों में गूंजी। अभिषेक की आंख फौरन खुल गई। उसने बेड के नीचे देखा जहां अक्षय आंखें बात करे अपने दर्द से अपनी कमर को सहला रहा था। अभिषेक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है?
इस पर अक्षय ने चिढ़ते हुए कहा, कबड्डी कर रहा हूं। दिखाई नहीं दे रहा, गिर गया हूं, आपकी वजह से उठने से पहले देख तो लेते कि कोई है भी या नहीं। उसकी बात सुनकर अभिषेक ने गुस्से से डांट पीसते हुए कहा, पागल इंसान, जब पूरा बेड पड़ा था तो तुझे क्या जरूरत थी मेरे ऊपर सोने की। इस पर अक्षय ने कहा, यार भाई, एक तो नीचे गिरा दिया, ऊपर से ताने मार रहे हो। अभिषेक ने उसे घूरा और कहा, तू इसी लायक है, काम ही क्यों करता है ऐसे कि मुझे तुझे ताने मारने की जरूरत पड़े। वो बेड से उठ गया और अक्षय को जमीन से उठाकर बेड पर बैठाते हुए कहा, दर्द हो रहा है। इस पर अक्षय ने गुस्से से कहा, नहीं, बहुत मजा आ रहा है। अभिषेक ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उमड़ती हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा है, मेरे पास आ जाना, रोज ऐसे ही मजे मिलेंगे। अक्षय ने गुस्से से कहा, भाई मुझे हॉस्पिटल लेकर चलोगे, जानते हो ना आज क्या, पूरे फंक्शन में अपनी टूटी कमर के घूमूंगा तो कैसा लगूगा। इस पर अभिषेक ने कहा, हाँ हाँ रुक जा, शर्ट पहनने दे, फिर चलते हैं। उसने अपने कपड़े पहने, फिर अक्षय को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। इन्हीं सब में वो आज जो हुआ उस बारे में भूल गया, वैसे भी वो अब इन सब बातों को ध्यान में रखना नहीं चाहता था। रात का वक्त, रोज कैसल का गार्डन आज बहुत बेहतरीनी तरफ से सजाया गया था, जैसे कोई बड़ा फंक्शन हो। डेकोरेशन हमेशा शालिनी जी की पसंद से होती थी और उनकी चॉइस काफी अच्छी भी होती थी। निर्मल और शालिनी जी रेडी हो चुकी थी, इतनी उम्र में भी वो आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनके साथ मृत्युंजय की दादी और मही की दादी खड़ी थी। राजेंद्र जी, देवराज जी, दादाजी और दादू एक साथ खड़े थे। अभिषेक, अक्षय, अन्नी, आदि और शुभ एक साथ बैठे हुए थे। अक्षय की पीठ में अब दर्द पहले से कम था। शुभ और आदि बिल्कुल चुप बैठे हुए थे, क्योंकि अभिषेक और अक्षय उनकी जासूसी कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि इन दोनों ने प्रिंसिपल से निपटने के लिए क्या नया रास्ता निकाला है, लेकिन वो दोनों भी बड़े ढीठ इंसान थे, मजाल है जो उन्होंने एक शब्द भी निकाला हो। इधर निकिता और मही अंदर से गार्डन की तरफ आ रही थी। मही को अब तक बुआ दादी के बारे में पता नहीं चला था और न ही उसने पूछा, क्योंकि उसे बुआ दादी से कोई मतलब ही नहीं था और कल से अक्सर अपने कमरे से भी बाहर निकली थी, इसलिए उसे लगा कि आज भी वो अपने कमरे में ही होंगी। निकिता ने गोल्डन और रेड कॉम्बिनेशन की हैवी वर्क की साड़ी पहनी थी और बालों का जुड़ा बनाकर उसके ऊपर गजरा लगाया था। उसने कानों में बड़े बड़े इयररिंग पहने थे और हाथों में भरी हुई लाल और गोल्डन चूड़ियां। उसके सिर के बीच में लाल सिंदूर से मांग सजी हुई थी। चेहरे पर मेकअप के साथ उसने लाल लिपस्टिक लगाई थी। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। इधर मही ने लाल रंग की हैवी बॉर्डर की साड़ी पहनी थी। उसके बालों में भी गजरा लगा हुआ था और बीचों नीचे लाल सिंदूर लगा था, जो उसके चेहरे के निखार को बढ़ा रहा था। उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियां थी। उसके गले में सिर्फ मंगलसूत्र था। निकिता ने जबरदस्ती उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप कर दिया था और उसके होठों पर रेड लिपस्टिक लगी थी। जब से मृत्युंजय ने उसे मन किया था तब से उसने लिपस्टिक लगाना छोड़ दिया था। हाँ, सिर्फ लिप बाम का यूज करती थी। मही और निकिता दोनों को ये सारी निर्मल जी ने दी थी। इतनी हैवी सारी दोनों ही इसे नहीं संभाल पा रही थी। हालांकि मही को तो फिर भी इतनी परेशानी नहीं हो रही थी, मगर निकिता वो पहले ही अपने फास्ट से बेहाल थी। अब इस सारी में तो उसे और झुंझलाहट हो रही थी। निकिता गार्डन में पड़ी चेयर पर बैठते हुए बोली, भाभी ये चांद कब निकलेगा, मैं तो थक गई हूँ। इस पर मही ने उसे देखा, उसका चेहरा मुरझा गया था। उसने कहा, बस थोड़ी देर में निकल आएगा। निकिता की नजरें अब भी आसमान में थी कि जल्दी से चांद निकले और वो जल्दी से अपना फास्ट खोले। शालिनी जी उन दोनों के पास आ गई। बस थोड़ी ही देर में चांद निकल आया था। शालिनी जी ने निकिता और मही से कहा, विवान और मृत्युंजय कहाँ है। वो दोनों कुछ कहने को हुई, तभी शालिनी जी ने कहा, लो आ गए वो दोनों। मही और निकिता ने उस तरफ देखा जहां विवान ने एक सफेद कुर्ता पहना हुआ था, जिसके साइड में एक डिजाइन बनी थी, और मृत्युंजय ने एक येलो कुर्ता पहना था जो इंडो वेस्टर्न लुक में था। वो दोनों वही आ गए तो शालिनी जी ने कहा, अब तुम दोनों भी जल्दी पूजा खत्म कर दो। उन दोनों ने अपना सिर हिला दिया। निकिता और मही इसकी पूजा के बारे में कुछ पता तो नहीं था, इसलिए वो दोनों शालिनी जी और निर्मल दोनों को देख कर रही थी। हालांकि निकिता को फिर भी मही से ज्यादा ही पता था। मही और निकिता दोनों मृत्युंजय और विवान के सामने खड़ी थी। सुबह से वो दोनों भूखे प्यासे थे। वैसे तो चारों ही भूखे थे, लेकिन मृत्युंजय और विवान को तो आदत थी, उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मही के हाथ में प्लेट थी जिसमें सारा सामान रखा था। मृत्युंजय ने उस प्लेट को पकड़कर शुभ को दे दिया। शुभ उन दोनों के पास ही खड़ा था और उधर निकिता की प्लेट आदि ने पकड़ ली ताकि वो दोनों ठीक से अपनी पूजा कर ले। विवान ने निकिता से कहा, तुम ठीक तो हो ना। इस पर निकिता ने कहा, तुम्हें मैं कहाँ से ठीक लग रही हूँ। तो विवान ने कहा, अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही है, पूजा कर लो फिर कुछ खा लेना। भूख की वजह से निकिता के मूड स्विंग्स हो रहे थे।
इधर मृत्युंजय मही को देख रहा था जो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। उसने अपने सिर पर पल्लू डाला, फिर छलनी को उठाते हुए चांद को देखा और फिर मृत्युंजय को देखा। मही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मृत्युंजय भी उसे देख रहा था। इधर अन्नी सबको अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था। चांद की पूजा करने के बाद मही ने निर्मल जी की तरह मृत्युंजय को टीका लगाया था और ऐसा ही निकिता ने भी किया। फिर जब खिलाने की बारी आई तो विवान उसे मिठाई खिलाने लगा, लेकिन निकिता ने कहा, नहीं, तुम मुझे पानी पिलाओ। इस पर विवान ने सिर हिलाकर उसे पानी पिलाया। निकिता एक ही सांस में पूरा पानी पी गई और अब जाकर उसकी जान में जान आई, जैसे मानो उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसकी ये सारी हरकतें देखकर विवान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने निकिता को खीर खिलाते हुए कहा, अब कुछ खा लो। तभी निकिता ने कहा, तुम खाओ, सुबह से भूखे हो। इधर मृत्युंजय ने मही को पानी पिलाया और फिर उसे मिठाई खिला दी। मही सबकी तरह उसके पैरों की तरफ बढ़ी तो मृत्युंजय ने उसे फौरन पकड़ लिया। तो मही ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ? इस पर मृत्युंजय ने कहा, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मही ने निर्मल जी की तरफ देखा और कहा, लेकिन माँ ने भी तो पापा के पैर छुए हैं, ये रिचुअल है। इस पर मृत्युंजय ने गहरी सांस लेकर कहा, और मैं ऐसे रिचुअल नहीं मानता। तो मही उसे देखने लगी। इधर शुभ जो उन दोनों के पास ही खड़ा था वो मृत्युंजय की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर वह से चला गया। इधर पूजा खत्म होने के बाद विवान ने निकिता को एक गिफ्ट दिया। निकिता उसे खोलने लगी और उसके अंदर रखी चीज देखकर हैरान रह गई। वो हैरानी से विवान को देखने लगी। इसमें एक बहुत एक्सपेंसिव लिपस्टिक थी जो मुश्किल से मिलती थी। दरअसल विवान ने एक बार उसकी यही लिपस्टिक तोड़ दी थी। उस दिन निकिता उस पर बहुत गुस्सा हुई थी क्योंकि ये एक सिंगल पीस थी जो बड़ी मुश्किल से निकिता को मिली थी। इस एक सिंगल लिपस्टिक के लिए निकिता को पूरे साल इंतजार करना पड़ता था और ये इतनी एक्सपेंसिव थी कि उन्हें खरीदने के लिए लोग लाखों लुटा देते थे। मुश्किल से 50 ही लिपस्टिक मार्केट में आती थी और वो भी इतनी जल्दी बिक जाती थी कि कुछ लोगों को खाली हाथ रहना पड़ता था। इसी वजह से निकिता हैरान थी कि ये विवान की कहाँ मिल गई। उसने विवान से कहा, ये तुम्हें कैसे? उद्धरण चिन्ह। इस पर विवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे लिए पूरे दिन भूखी रह सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। इधर पूजा खत्म हुई थी कि तभी वह पंडित जी आए थे। फिर संजय और उसकी पूरी फैमिली आई थी। मही पंडित को नासमझी से देखने लगी। उसने अपने पास खड़ी निकिता से कहा, ये क्यों आए हैं? इस पर निकिता ने कहा, बड़े भैया से पूछिए। तो मही कुछ कहती उससे पहले ही वंदू वहां आ गई और उसके गले लग गई। वंदू को अचानक देखकर मही शॉक्ड हो गई, यहाँ तक कि वंदू के पीछे बहुत सारे लोग थे। बेनाया मौसमी और उनका बेटा देवेश, शमिता और उनकी बेटी भी थी, दादा मोशाय, सुब्रतो और मही की मामी अपर्णा भी थी, साथ ही उसकी पीसी नंदिता और इस बार उसके हस्बैंड भी उसके साथ आए थे। मही को तो समझ नहीं आया कि अचानक सब रोज कैसल क्या कर रहे हैं। इधर वंदू मही से अलग होकर बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम इतनी जल्दी मिल गए, वैसे कांग्रेचुलेशन। मही तो बस हैरानी से सबको देखे जा रही थी क्योंकि उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी अभी उसके पैरों से आकर चिपक गया। वो बोला, माची। अवी को देखकर मही ने मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, कैसे ही अवी? इस पर अवी ने भी उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बहुत अच्छा हूं मैं माची, आज मैं बाबा के साथ आया हूं। तभी पीछे से नंदिता आ गई और उसके साथ उसके हस्बैंड भी। नंदिता के पति का नाम वरद चटर्जी था। मही उन सब से मिली और फिर बेनोय और बाकी सब से भी। वंदू निकिता और आर्या से बातें करने लगी। बस अभी थोड़ी देर हुई थी कि तभी वहां अभिजया भी आया जिसे दादू ने बुलाया था। अभिजया को देखकर विवान और संजय हैरानी से मृत्युंजय को देखने लगे। विवान ने कहा, इसे किसने बुलाया है? इस पर मृत्युंजय ने कहा, मिस्टर दास ने। तो संजय ने कहा, तूने कुछ कहा नहीं? तो मृत्युंजय ने उसे देखा और कहा, नहीं। तो उन दोनों ने अपना सिर हिला दिया। उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि आज एक बार फिर अभिजया का दिल टूटने वाला है। मीरानी फैमिली और दास फैमिली के सारे करीबी रिश्तेदार आ चुके थे। मही को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आए क्यों हैं। थोड़ी ही देर में शीतल और उसकी माँ वो दोनों भी आ चुके थे और शीतल के साथ रिया भी आई थी। उनके पीछे ही नेहुल भी आए। पंडित जी दोनों दादी के पास आकर बोले, अब मुहूर्त शुरू हो गया है। इस पर दोनों दादी ने सिर हिला दिया। आज सबके चेहरे पर अलग खुशी थी, खासकर दास परिवार के चेहरे पर उनकी रौनक देखने लायक थी। दादा मोशाय भी कम खुश नहीं थे, उनके पैर जमीन पर नहीं थे। खुश तो अपर्णा भी थी, बस दिखा नहीं रही थी। लेकिन मही उसे अब तक कुछ समझ नहीं आया और यहाँ वो इकलौती थी जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि निकिता के मम्मी पापा भी आ गए। निकिता अपनी मम्मी पापा के पास चली गई। इधर मही ने वंदू से कहा, वंदू हाथ हाथ करे इखाने के भाभे ऐले, तुम लोग अचानक यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। इस पर वंदू ने कहा, हमें तो दादा मोशाय ने बुलाया था, वो 3 दिन पहले, तुझे कुछ नहीं पता?
इस पर मही ने उससे घूरते हुए कहा, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुझसे पूछती। वंदू ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब तुझे कुछ नहीं पता, चल अच्छा है मैं भी तुझे नहीं बताऊंगी, वैसे भी थोड़ी देर में तुझे सब पता चला जाएगा। मही उसे पूछती रह गई मगर वंदू ने अपना मुंह भी नहीं खोला। मही चिढ़ते हुए उसे देखने लगी, तभी मही की दादी ने मही को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ जाकर वह बैठो। मही तो अब पागल ही हो रही थी, इतने में मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर जाने लगा। मही ने उसे देखा और कहा, ये क्या हो रहा है। इस पर मृत्युंजय ने कहा, हमारी एंगेजमेंट। उसकी बात सुनकर मही रुककर उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, ये सब अब मेरा मतलब ऐसे। इस पर मृत्युंजय ने उसके गाल पर झूलती लट को पीछे करते हुए कहा, ये तुम्हारा गिफ्ट है बीबी। ये कहते हुए उसने मही के गाल पर किस कर लिया, उसी गाल पर जहां कुछ देर पहले अवि ने किया था। मृत्युंजय की इस हरकत मही के गाल शर्म से लाल हो गए, वो हड़बड़ा गई मगर गनीमत थी कि किसी ने देखा नहीं था। मृत्युंजय मही को वहां लेकर जहां बैठने के लिए सोफा पड़ा था। मही ने उसे देखा और कहा, अपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, ऐसे अचानक प्लान कर लिया। इस पर मृत्युंजय ने कहा, तुम भी तो ये चाहती थी। अब मही चुप हो गई। हाँ, वो भी चाहती थी कि उसकी एंगेजमेंट हो, वो भी मृत्युंजय के नाम की रिंग पहने, लेकिन कभी उसने इसकी ख्वाहिश नहीं की क्योंकि जैसा था जितना था उतना ठीक था। लेकिन फिर भी उससे खुशी बहुत हो रही थी क्योंकि निकिता और आर्या की एंगेजमेंट देखकर वो एक बार उस पल को खुद के लिए जीना जरूर चाहती थी। एंगेजमेंट शुरू हो चुकी थी। मृत्युंजय के लिए रिंग दादाजी लेकर आए थे क्योंकि उन्हें तो पता था, इनफैक्ट सबको पता था क्योंकि मृत्युंजय ने सबकी बता दिया था सिवाय मही के, क्योंकि वो उसे आज ही सरप्राइज देना चाहता था, वो भी एक गिफ्ट के तौर पर। एक प्लेट में दोनों रिंग रखी हुई थी, दोनों ही रिंग में वर्ड आपस में उलझे हुए थे। दादामोशाया ने अपर्णा जी को कुछ इशारा किया तो अपर्णा जी हाँ में सिर हिलाकर आगे आए। उनके साथ एक स्टाफ भी था। अपर्णा ने उसमें से एक लाल कीमती चुनरी मही को उड़ाते हुए कहा, ये श्रेया की है, अपनी एंगेजमेंट पर उसने इसे पहना था। इतने सालों में पहली बार अपर्णा जी ने उससे इतनी शांति से बात की थी। मही उन्हें देखने लगी, कहीं ना कहीं वो बहुत खुश थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मामी उसे पूरी तरह से वापस मिल जाएंगी। मही उन्हें देखकर मुस्कुरा दी थी मगर अपर्णा जी इतना कहकर चली गई। उनकी आंखें नम थी जो बार बार मही को देखने पर हो रही थी। छोटी सी थी उनकी मही जो आज इतनी बड़ी हो गई थी कि वो उसकी शादी से जुड़ी रस्मों में शामिल थी। दास परिवार और बैनर्जी परिवार बहुत खुश था क्योंकि मही अपनी बैनर्जी परिवार और दास परिवार दोनों तरफ से इकलौती लड़की थी, इसलिए उसकी शादी का सपना हर किसी ने देखा था। खैर रस्में शुरू हुई और पंडित जी की पूजा के बाद मही ने मृत्युंजय को रिंग पहना दी और मृत्युंजय ने मही को। मही अपने हाथ में रिंग देखकर बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और मृत्युंजय को बस यही चाहिए था। मीरानी परिवार भी बहुत खुश था, वो खुद चाहते थे कि मृत्युंजय इन रस्मों को करो। क्या आप लोग मही और मृत्युंजय की शादी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें और आज का चैप्टर कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना। जब 119 रोमांटिक हल्दी। रात का वक्त। एक टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे, ये बहुत ज्यादा थे क्योंकि ये दादू और दादा मोशाय दोनों ही लेकर आए थे। वो दोनों ही मही की एंगेजमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद सब खाने के लिए टेबल पर बैठे हुए थे, वैसे भी निकिता को भूख लग रही थी। खाना खाने के बाद मही जब अपनी रूम की तरफ आई तो चौंक गई, पीछे से अभी अभी मृत्युंजय आया था। बेड के एक तरफ रखे कई सारे गिफ्ट रखे रहे थे। मही ने मृत्युंजय को देखकर कहा, आप क्या सारा मॉल घर उठा लाए हैं। तो मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा। फिर मही ने कहा, वैसे मेरे पास भी कुछ है आपके लिए। इस पर मृत्युंजय ने नासमझी से मही को देखा। मही उसके एक्सप्रेशन के देखे बिना ही कबर्ड की तरफ गई और वहां से वही ब्रेसलेट ले आए। उसने मृत्युंजय से कहा, हाथ आगे कीजिए। इस पर मृत्युंजय ने अपना वही हाथ आगे कर दिया जिस पर रिंग थी। मही उसकी एक उंगली में अपनी रिंग को देखकर मुस्कुराई, फिर ब्रेसलेट को उसके हाथ में पहना दिया। वो ब्रेसलेट मृत्युंजय के हाथ में बहुत अच्छा लग रहा था। मही ने उसे देखकर कहा, कैसा लगा आपको। तो मृत्युंजय ने उसकी कमर को थामते हुए उसकी नोच से अपनी नोच को रब करते हुए कहा, प्रेशियस। मृत्युंजय की बात सुनकर मही उसे देखने लगी। हाँ, मही की दी हर चीज उसके लिए प्रेशियस थी लेकिन उससे ज्यादा नहीं। मृत्युंजय ने मही के कंधे पकड़कर उसे घुमाया और कहा, उन्हें खोलकर नहीं देखोगी। इस पर मही को गिफ्ट का याद आया, वो अपने गिफ्ट के पास चली गई और मृत्युंजय दीवार से टिककर उसे देखा रहा था जो सारे गिफ्ट खोलकर रही थी। मही ने पहला गिफ्ट खोला, उसमें पायल थी जो ज्यादा भारी नहीं थी लेकिन खूबसूरत बहुत थी और में डायमंड बैंगल थे और कुछ खाने की चीजें जो उसी की मनपसंद थी, खासकर चॉकलेट केक जिसे देखकर मही सबसे ज्यादा खुश हुई थी। हालांकि सबसे ज्यादा खुशी तो अपने हाथ में पहनी रिंग को देखकर हो रही थी। तभी मृत्युंजय के फोन पर किसी का मैसेज आया। मृत्युंजय वो मैसेज देखकर मही के पास आया और उससे बोला, चलो हमें कहीं चलना है।
इस पर मही ने उसकी तरफ देखकर चौंकते हुए कहा, क्या इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? वो उठ चुकी थी और उसकी हैरानी भरी नजर मृत्युंजय पर टिकी थी। मृत्युंजय ने कहा, सरप्राइज है बीबी। तो मही ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके सरप्राइज अभी तक खत्म नहीं हुए। मृत्युंजय ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे लेकर चलने लगा। अगले दिन अमेरिका, एक होटल में बहुत चहल पहल थी। वहां का सारा स्टाफ काम में लगा था क्योंकि यहां उनके ऑनर की शादी होने वाली थी और इसलिए वो सब कुछ परफेक्ट करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने ऑनर की वुड बी वाइफ को खुश करना था। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे। एक होटल के एक दादा मोशाय और मृत्युंजय के बीच गर्म गर्मी का माहौल था। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरी नातिन से दूर रहोगे। तुम दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते, समझे? दादा मोशाय की बात सुनकर मृत्युंजय उन्हें अपनी नीली ठंडी आंखों से घूर कर देख रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, वो मेरी बीबी है, हमारी शादी हो चुकी है, ये सब कुछ मैं सिर्फ उसकी खुशी के लिए कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी ने मुझे उससे दूर करने की कोशिश की तो मैं इसे यही खत्म भी कर सकता हूं। दादा मोशाय अपने दांत पीसते हुए इस जिद्दी लड़के को देख रहे थे जो सिर्फ 2-3 दिन भी उनकी नातिन से दूर नहीं रह सकता था। उन्होंने खुद को शांत करते हुए कहा, अब दोबारा शादी कर रहे हो तो कम से कम पूरे रिवाजों के साथ करो। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिल नहीं सकते। इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? इस पर मृत्युंजय ने कहा, नहीं, और मुझे समझना भी नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। इधर दादा मोशाय गुस्से का घूंट पीकर रह गए। उनकी बात आज तक किसी ने नहीं टाली थी, लेकिन जब से मृत्युंजय उनकी जिंदगी में आया था तब से लेकर अब तक उसने उनकी नाफरमानी की थी और यही उन्हें पसंद नहीं था। वो मृत्युंजय की पीठ को देखकर गुस्से से बोले, अगर मेरी नातिन को तुमसे प्यार नहीं होता तो मैं तुम जैसे जिद्दी और घमंडी लड़के से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाता। फिर वो मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। ये होटल मृत्युंजय का था जो अभी कुछ दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था। ये एक बहुत आलिशान और बहुत बड़ा होटल था जो अमेरिका के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट और बड़े से बड़े होटल को मात देने वाला था, क्योंकि इसे मृत्युंजय मीरानी ने बनवाया था और उसकी बनाई हर एक चीज नायाब होती थी। शाम के वक्त इस होटल के गार्डन में गणेश पूजा थी जिसमें मही और मृत्युंजय बैठे हुए थे। पूजा के बाद मृत्युंजय और मही के लिए एक अलग से बैठने की अरेंजमेंट की गई थी क्योंकि दादा मोशाय अब अपनी एक रस्म करना चाहते थे। अपर्णा जी और मही की बुआ 2 थाली लेकर आती है जिसमें सारी बंगाली डिश थी, स्पेशली फिश करी जो मही को बहुत पसंद थी। लेकिन शादी के बाद उसने नॉनवेज खाना लगभग छोड़ दिया क्योंकि मीरानी फैमिली वेजिटेरियन थे, यहाँ तक कि मृत्युंजय भी वेजिटेरियन था। मही ने जब थाल में खाना देखा तो उसने न में सिर हिलाते हुए कहा, न तीनी निरामिष भोजी, तीनी सब खाए ना, ये वेजिटेरियन है, ये सब नहीं खाते। इस पर अपर्णा जी बोली, अच्छा हम दूसरी थाली लेकर आते हैं। इतना कहकर वो दोनों दूसरी थाली ले आए जिसमें सारा खाना वेज था। इधर निर्मल और शालिनी जी ने एक गहरी सांस ली कि अच्छा ही था, नॉन वेज खाने जैसी कोई रस्म नहीं थी। वैसे ये एम्बुरोभात की एक रस्म थी जिसे हम बैचलर पार्टी कह सकते थे, मगर ये उससे अलग थी। इसे एक पारंपरिक तरीके से मनाया जाता था और इसमें शादी करने वाले कपल को एक बंगाली खाने से भरी प्लेट दी जाती थी। बागली शादी के भी सारे रिचुअल होने वाले थे क्योंकि ये दादा मोशाय चाहते थे। इनफैक्ट उनकी शादी पहले बागली रिवाजों के साथ फिर उनके रिवाजों के साथ होने वाली थी। उधर संजय जो वही सबके साथ खाना खा रहा था उसे देखकर विवान ने कहा, तुझे क्या हुआ, ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठा है? इस पर संजय बोला, यार यहाँ लोग दो बार शादी कर रहे, न एक मैं हूँ जिसकी शादी न जाने कहाँ अटकी पड़ी है। तो विवान ने कहा, उसे तू शादी कहता है, वो शादी किसी ड्रामे से कम नहीं थी। न तो उसमें मही की मर्जी थी और न ही उसकी फैमिली उसमें शामिल थी। एक आधी अधूरी शादी थी जो अब पूरी हो रही है। मैं तो काफी टाइम से चाहता था, मैंने तो जय से कहा भी था लेकिन उस वक्त उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब खुद मही की खुशी के लिए कर रहा है। और रही तेरी बात तो तेरी शादी तय हो चुकी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? इस पर संजय ने उसे घूर कर देखा और कहा, रियली 2 महीने बाद की डेट निकाली है? मतलब इतनी लंबी डेट कौन निकालता है? मैं तो सोच रही हूँ कि मृत्युंजय से पूछ लूं कि उसकी शादी की डेट किस पंडित ने निकाली है जो 2 दिन के अंदर ही शादी होने वाली है। इस पर विवान ने अपना सिर हिला दिया। रात के वक्त सब अपने कमरे में थे। निकिता अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। विवान जब आया तो वो इतनी शांति देखकर चौंक गया क्योंकि जब से निकिता उसकी जिंदगी में उसके बेडरूम में आई थी तब से शांति नाम तो उसकी जिंदगी से लगभग चला ही गया था। इसलिए तो इतनी खामोशी देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। वो इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर निकिता पर गई जो खिड़की से बाहर देख रही थी। वो एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसका गोरा रंग आज काफी निखरा हुआ था, चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो शायद बाहर के नजारे को देखने से आई थी। निकिता को जब खुद पर किसी की नजरें महसूस हुई तो वो घूम कर देखने लगी। अंदर खड़े विवान ने झट से अपनी नजरें इधर उधर कर
ली और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक कदम बढ़ाया कि एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा जहां निकिता जमीन पर गिरी हुई रहा, उसकी आंखें दर्द से बंद थी। विवान पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी हंसी छूट गई। विवान के हंसने की आवाज सुनकर निकिता ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। उसे विवान पर बहुत गुस्सा आया, दर्द से उसकी पलकें नम थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या अब वह खड़े खड़े हंसते ही रहोगे या मेरी मदद करोगे? इस पर विवान अपनी हंसी दबाते हुए उसके पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, तुम्हें जेम्स बॉन्ड बनने का कुछ ज्यादा हो शौक है, इसलिए जब देखो गिरती रहती हो। उद्धरण चिन्ह। निकिता अंदर की तरफ आने वाली थी और अपने हो पैरों में उलझकर गिर गई थी। उसकी कमर में बहुत तेज चोट आई थी। विवान ने उसे बेड पर जाकर लेटा दिया और ड्रॉर से दवाई निकालकर उससे पीछे मुड़ने को कहा तो निकिता ने कहा, क्यों? उद्धरण चिन्ह। इस पर विवान चिढ़ते हुए बोला, जितना कहा है उतना करो, पीछे मुड़कर लेटो। निकिता मुंह बनाकर लेट गई। विवान ने उसका टॉप ऊपर किया और उसकी कमर पर ऑलमेंट लगाने लगा। निकिता अपनी कमर पर उसका हाथ महसूस करते हुए सिहर गई। वो हड़बड़ाकर उठते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? विवान ने उसके उठने के बीच में ही उसे पकड़ लिया और डांटते हुए कहा, चुपचाप लेटी रहो, दवाई लगा रहा हूं। इस पर निकिता आपस लेट गई, लेकिन विवान के हाथों की छुअन से वो अब भी सिहर रही थी। इधर विवान के हालात उससे कम जुदा न थे। वो बड़ी मुश्किल से निकिता के कमर पर दवाई लगा रहा था। दूसरी तरफ आर्या अभी अभी अपने बिस्तर पर आकर लेटी थी। वो काफी थकी हुई थी। तभी किसी ने उसके कमरे का डोर खटखटाया। आर्या चिढ़ते हुए उठी और डोर खोलकर बाहर देखने लगी, लेकिन बाहर तो कोई था ही नहीं। आर्या ने इधर उधर झांका मगर उसे कोई नहीं दिखा तो वो दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन ठीक उसी पल न जाने कहां से संजय आया और उसने आर्या को पीछे धक्का देते हुए डोर लॉक करके उसे दीवार से लगा दिया और उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगा। आर्या को तो संभलने का भी मौका नहीं मिला। वो अपनी हैरान आंखों से संजय को देखने लगी जो उसके होठों में खोया हुआ था। आर्या की धड़कन तेज हो गई। वो संजय के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी, मगर संजय उससे दूर होना ही नहीं चाहता था। लेकिन बार बार आर्या के धक्का देने पर वो इरिटेट होकर उससे दूर हुआ तो आर्या ने उसे घूरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इस पर संजय ने उसके कंधे पर अपने होठ रखकर कहा, प्यार कर रहा हूं आरू, अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसकी बात सुनकर आर्या ने उससे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, संजय हटो भी, मुझे नींद आ रही है। मगर संजय ने उसकी एक बात नहीं मानी। वो इसे अपनी बाहों भरकर बेड पर ले आया और उसके होठों को किस करते हुए कमरे की लाइट को बंद कर दिया। अगली सुबह। आज हल्दी का फंक्शन था, फिर शाम को मेहंदी का और परसों शादी थी। हल्दी की सारी तैयारी हो चुकी थी। मही, वंदू, निकिता आर्या के साथ थी जो उसे तैयार कर रही थी। शीतल और रिया भी उसी के साथ थी। इस होटल के टेरेस पर सारी प्रिपरेशन की गई थी। उस टेरेस को पीले फूलों से इस तरह सजाया गया था कि हर कोई उसे देखता ही रह गया। वहां पर सजावट के लिए हर चीज को देख परख कर और बहुत ही खूबसूरती के साथ रख गया था। लोगों को तो लग रहा था जैसे वो कहीं और ही बैठे हो। वो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत और ग्रैंड था। लग रहा था कि वाकई मृत्युंजय मीरानी की हल्दी है। मृत्युंजय और मही के बीच पर्दे की दीवार थी जो दादा मोशाय ने कराई थी। वो मृत्युंजय से उलझने का एक मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे थे। मही जहां थी वहां सिर्फ लेडीज थी और जहां मृत्युंजय था वहां सिर्फ आदमी ही थे। निकिता और आर्या ने मही को वहां बड़ी सी लड़की के पटले पर ले जाकर बैठा दिया। मही ने पीले रंग का बहुत ही खूबसूरत लहंगा पहना था। उसके हाथों में फूलों के गजरे थे और कान में फूलों के इयररिंग, गले में भी फूलों से बने हार पहने हुए थे। उसके बालों में बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ टियारा पहना था। एक तो वो पहले ही इतनी खूबसूरत थी और अब तो वो किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। दादी ने कहा, निर्मल रस्म शुरू करो। इस पर निर्मल जी ने हाँ में सिर हिलाकर मही के हल्दी लगा दी। उसके बाकी सबने भी एक एक करके मही के हल्दी लगाना शुरू कर दी। इधर दादा मोशाय गुस्से से आनंद दादाजी को देख रहे थे। वो उनसे बोले, कहा है तुम्हारा पोता, क्या उसे हल्दी नहीं लगवानी? इस पर दादाजी ने कहा, हाँ आता ही होगा। तो दादा मोशाय ने कहा, कहीं भाग तो नहीं गया? इस पर दादाजी ने चिढ़ते हुए कहा, उसकी शादी पहले से ही हमारी बहू से हो चुकी है, अब क्या भागेगा? अगर भागना होता तो पहले ही भाग जाता। और वैसे भी मृत्युंजय मीरानी है, वो भागता नहीं बल्कि लोग उससे डरकर भागते हैं। दादा मोशाय ने उनकी बात सुनकर मुंह बना लिया। इधर शुभ विवान से बोला, इससे पहले कि इन दोनों के बीच जंग शुरू हो जाए जीजू को बुला लीजिए। शुभ की बात पर संजय, तेरे जीजू का हम में से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी अक्षय ने कहा, आ गए भाई आ गए। सबकी नजर उस तरफ चली गई जहां मृत्युंजय आ रहा था। उसने एक येलो कुर्ता और पठानी सलवार पहनी थी।
उसे देखकर दादा मोशाय मुस्कुरा दिए। इस बात से वो चाहकर इनकार नहीं कर सकते थे कि मृत्युंजय जैसा शख्स वो कभी नहीं ढूंढ पाते। उसका रुआ भी कुछ और था, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह सेटिस्फाइड थे। वैसे भी अब तक वो ये बात जान चुके थे कि मृत्युंजय मीरानी से ताल्लुक होना अपने आप में ही बहुत खास बात थी। लोग उसके नौकर बनने के लिए भी तरसते थे और वो सीधा उनका दामाद बन बैठा था। वही मही के दादू ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्युंजय बैठो। उनकी बात मानकर मृत्युंजय वहां बैठ गया। सबसे पहले हल्दी उसे उसके दादाजी ने लगाई थी, फिर दादा मोशाय और दादू ने, उसके बाद सबने एक एक करके हल्दी लगाई। संजय ने तो पूरी हल्दी का कटोरा हो उस पर उड़ेल दिया था। मृत्युंजय ने उसे अपनी जलती निगाहों से घूरा लेकिन कुछ कहा नहीं। एक तो वैसे ही उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि सुबह उठने के बाद से ही उसने मही को नहीं देखा था और फिर ये पर्दे की दीवार, उसका सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसके अभिषेक डीजे के पास था और आदि उससे कुछ कह रहा था, भाई आप गाना लगा रहा हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस पर अभिषेक ने चिढ़ते हुए कहा, लगा तो रहा हूं, देख तो लेने दे। होश उड़ा देता है मेरा। नूर ए मुजस्सिम ऐसा तेरा। उस पर्दे की दीवार को अक्षय ने हटा दिया। हल्दी तो अभी भी लग रही थी, इसलिए दादा मोशाय ये देखकर गुस्से में आ गए, लेकिन दादू ने उन्हें रोक लिया। तेरा सराफा ऐसा है हमदम, तेरा सराफा ऐसा है हमदम, जैसे चमके धूप में शबनम। जब से हम हैं तुमसे मिले, कसम हम रहे नहीं हम। अक्षय और नेहुल एक साथ डांस करने लगे और उन्हें देखकर बाकी सब भी आ गए। ओ क्या किया क्या किया, क्या किया रे सनम, ओ क्या किया क्या किया, क्या किया रे सनम। संजय, आर्या और विवान निकिता भी इनमें शामिल हो गए। चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा, जुल्फों में तेरी है दिलकश अंधेरा। इधर पर्दे के हटते ही मृत्युंजय की नजर मही को ढूंढने लगी। तभी उसने बिल्कुल सामने देखा जहां मही बैठी हुई थी। वो मुस्कुराते हुई निर्मल जी और अपनी पीसी की कोई बात सुन रही थी। फिर शमिता ने उसे उठा लिया। मही भी सबको हल्दी लगाने लगी। जाने जा लो मेरी जान, मैं तुझ पे जान दे दूं। दिल क्या चीज है, दिल के सारे अरमान वान दे दूं। आर्या संजय के हाथों पर उंगली चलाते हुए गा रही थी। चेहरे पे तेरे है रोशन सवेरा, जुल्फों में तेरी है दिलकश अंधेरा। विवान ने निकिता को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए गुनगुनाया, मेरी नजर में तू ऐसा है जानू, रब जाने मेरा सच्ची और मैं ही जानू। निकिता ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डालते हुए कहा, क्या कह दिया है तुमने ये जानम, क्या कह दिया है तुमने ये जानम। ओ जब से हम हैं तुमसे मिले। तभी अक्षय ने नहुल को गोल घुमाते हुए गुनगुनाया, यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, आई कांट गो लॉन्ग विदाउट यू बाय माई साइड, टू यू आई बिलोंग। उधर मृत्युंजय भी उठ चुका था क्योंकि उसके फोन पर किसी का कॉल आया था और वही मही सबके हल्दी लगाकर रॉकी को हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़ी। तो रॉकी ने मना कर दिया मगर मही ने जबरदस्ती उसे हल्दी लगा दी। तेरी अदाएं हमने बेखुद बनाए, जादू चलाए कोई जादू चलाए। रॉकी को हल्दी लगाकर मही जाने लगी। तभी किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा। मही पहले तो डर गई लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो वो मृत्युंजय था। दिल की बात मेरे दिल की बात, जो तुमने जान ली है, तुमको क्या खबर तुमने जा मेरी जान ली है। मृत्युंजय ने उसे एक टेबल पर बैठाया और कहा, रॉकी को हल्दी क्यों लगाए। इस पर मही ने उससे कहा, क्योंकि मैं तो सबको लगा रही थी, इसलिए रॉकी भैया को भी लगा दी। तेरी अदाएं हमने बेखुद बनाए, जादू चलाए कोई जादू चलाए। तो मृत्युंजय ने उसके कान के पास जाकर कहा, तो अपने पति को कौन लगाएगा बीबी। मृत्युंजय की गर्म सांसें अपने कंधे पर महसूस करते हुए मही का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, आपके तो हल्दी लग चुकी है न, फिर आपको। मही के कुछ कहने से पहले मृत्युंजय ने उसके गाल से अपना गाल लगाकर हल्दी को लगा दिया। मही ने तो अपनी सांसें रोकते हुए आंखें बंद कर ली और ऐसा ही मृत्युंजय ने उसके दूसरे गाल पर हल्दी लगाई। मही तो अपना चेहरा झुकाकर बैठी थी। मृत्युंजय उसके बहुत करीब था। उसने मही का चेहरा ऊपर उठाया और बस एक पल में उसके कांपते होठों को थाम लिया। मही की पकड़ उसके कुर्ते पर टाइट हो गई और मृत्युंजय ने मही की कमर को कसकर पकड़ लिया और अपने करीब करते हुए उसके होठों को और भी सख्ती के साथ चूमने लगा। मेरी ख्यालों में दिन रात हो तुम, मेरी वफा हो मेरा साथ हो तुम। क्या कह दिया है। तो कैसी लगी हल्दी। आई होप इस ग्रैंड हल्दी में सबको मजा आया होगा। प्लीज कमेंट में बताना। 120 जलन और गुस्सा, वंदू और अभिजाया का झगड़ा। अमेरिका। टेरेस पर मही और मृत्युंजय ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे थे। उनके हाथ में एक प्लांक था जिसके एक तरफ माहिया और दूसरी तरफ मृत्युंजय लिखा था। क्योंकि अब सब एक गेम खेलने वाले थे, निकिता और आर्या ने एक दूसरे को देखा, फिर उन दोनों से कहा, तो आप दोनों रेडी है। इस पर उन दोनों ने ही अपना सिर हिला दिया। तभी निकिता ने कहा, ठीक, तो गेम के रूल तो आपको पता है, तो यह है मेरा सवाल, आप दोनों में से अच्छा लिसनर कौन है।
इसका जवाब बहुत ही आसान था। मही ने मृत्युंजय नाम की टेम्पलेट आगे कर दी और मृत्युंजय ने भी अपने नाम की टेम्पलेट आगे कर दी। संजय ने कहा, हमें तो पहले ही पता था। तभी आर्या ने उसे घूरते हुए अगला सवाल किया, ठीक है तो अगला सवाल कि आप दोनों में से गुस्सा किसे आता है। इस पर मही ने झट से मृत्युंजय के नाम की टेम्पलेट आगे कर दी और मृत्युंजय भी ऐसा ही किया था। मही की जल्दबाजी देखकर निकिता ने कहा, आराम से भाभी, हमें भी पता है कि बड़े भैया ही गुस्सा ज्यादा करते होंगे। उसकी बात सुनकर मही झेप गई और बाकी सब हंसने लगे। तभी निकिता ने कहा, नेक्स्ट सबसे ज्यादा जिद्दी कौन है। अब इस पर मही ने मृत्युंजय के नाम का और मृत्युंजय ने मही के नाम का टेम्पलेट आगे कर दिया। ये देखकर आर्या बोली, मही तू जीजू को कह रही है और जीजू तुझे। ये सुनकर मही ने मुड़कर मृत्युंजय को देखते हुए कहा, आपको मैं जिद्दी लगती हूं। इस पर मृत्युंजय ने एक आईब्रो उठाकर कहा, जो है वो लगेगा ही बीबी। तो मही ने अपना मुंह बना लिया और फिर सीधे बैठ गई। तभी निकिता ने अगला सवाल किया, अच्छा लड़ाई के बाद सॉरी कौन बोलता है। इस पर मही ने अपने नाम का टेम्पलेट आगे कर दिया और मृत्युंजय ने भी उसी के नाम का टेम्पलेट आगे कर दिया। ये देखकर निकिता और आर्या ने दोनों ने अपना सिर हिला दिया। आर्या ने कहा, मही तूने तो लड़कियों की नाक ही काट दी, लड़कियां कब से सॉरी बोलने लगी। इस पर मही ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, सुना आपने, जैसे उससे दिखा रही हो कि वो कितनी डिसेंट है जो लड़की होकर सॉरी बोलती है। इस पर मृत्युंजय ने कहा, गलती भी तुम्हारी होती है बीबी। इधर संजय ने चीख कर कहा, हाँ तो कुछ सीखो उनसे, अपनी गलती पर सॉरी बोलना चाहिए न कि नाराज होकर बैठ जाओ। इस पर विवान ने कहा, रहने दे, ये लकड़ियां कभी नहीं समझेगी। विवान की बात सुनकर निकिता ने उसे अपनी छोटी आंखों से घूरा तो विवान मुस्कुरा दिया। निकिता ने उससे अपनी नजरें हटा ली। फिर आर्या ने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रोमांटिक कौन है। इस पर मही तो उन सबको देखने लगी। वैसे तो यहाँ कोई भी बड़ा शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत शर्म तो मही को आ रही थी। तभी आर्या ने कहा, मही जीजू ने तो जवाब दे भी दिया, अब तू भी दे दे। इस पर मही मुड़कर मृत्युंजय को हैरानी से देखने लगी और बोली, अपने जवाब दे दिया। तो आर्या ने कहा, हाँ, और इस हिसाब से तू यहाँ भी पीछे है। तभी निकिता ने कहा, अब हमारी भाभी सीधी सादी है तो बड़े भैया को तो रोमांटिक होना पड़ेगा, वरना ये 2 से 3 कैसे होंगे। निकिता की बात सुनकर विवान अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे देखने लगा और यहाँ मही भी उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने फौरन अपनी नजरें आगे कर ली। आर्या को भी बहुत शर्म आ रही थी। गेम खत्म होने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। ये हल्दी की रस्म शाम को खत्म हुई थी, इसलिए मेहंदी की रस्म अब कल होने वाली थी। मही नंदिता के साथ बैठी थी। नंदिता प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो ज्यादातर कम ही इन रस्मों में शामिल हो रही थी। मही नंदिता को उसके कमरे में लेकर आए। तुम भी आराम कर लो, मही थक गई होगी। इस पर मही ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ दी, इतनी भी थकान नहीं है। आप बस अपना और बेबी का ध्यान रखें, वैसे भी कम परेशान नहीं करता होगा। इस पर नंदिता हंसते हुए बोली, ये बात तो तुमने सही कही। 9 महीने और उसके बाद जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक हम माओ को तो बहुत परेशानी होती है। तुम भी सीख लो, जरूरत पड़ेगी। तुम न जब कभी प्रेग्नेंट होगी तो अपने लिए एक नैनी रख लेना, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। मुझे भी अभी के वक्त बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैंने इस बार पूरा ध्यान रखा था। ये सुनकर मही फीका सा मुस्कुरा दी। वो दरवाजे की तरफ गई, फिर पीछे मुड़कर एक बार नंदिता को देखा। उसका 5वां महीना था, इसलिए उसका पेट कुछ कुछ नजर आता था। ये देखकर अपने आप ही मही का हाथ उसके पेट की तरफ चला गया। फिर वो सिर झटकते हुए वहां से चली गई। कभी कभी लगता था कि जैसे सब कुछ होते हुए भी उसने कुछ तो खोया है, लेकिन फिर वो ये सब अपने दिमाग से निकाल देती थी क्योंकि उसके पास तो सब था। इधर मृत्युंजय श्री जी के साथ खड़ा था। उन्होंने मही के रिपोर्ट्स के बारे में पता चल गया था। दरअसल उन्होंने कल ही मही का सैंपल लेकर लैब भिजवा दिया था और आज शाम के वक्त ही उसके पास रिपोर्ट्स आ गई थी। वो मृत्युंजय से बोली, मैंने रिपोर्ट्स देख ली है, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि मही को दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पहले से अच्छी है। और बैड न्यूज ये है कि अब हम इसे और लंबा नहीं खींच सकते, जितनी चूक होनी थी हो चुकी। अब अगर मही ने लापरवाही की या फिर उसके दिमाग में किसी भी तरह का स्ट्रेस हुआ तो आई एम सॉरी मृत्युंजय, हम इस बार संभाल नहीं पाएंगे। उन्हें ये सब मृत्युंजय से कहते हुए डर तो लग रहा था, मगर वो डॉक्टर थी, झूठ नहीं बोल सकती थी। अगर वो ये बात किसी और से कह सकती तो मृत्युंजय से कभी नहीं कहती, मगर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो वहां से चली गई। इधर मृत्युंजय रेलिंग के पास खड़ा था। उसने उनकी बात सुनकर एक सिगरेट निकाल ली और उसे अपने होठों के बीच रख लिया। उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था ये सिर्फ वो जानता था और कोई नहीं। उसकी नज़र गार्डन की तरफ थी, जैसे वो कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो।
थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे की तरफ आ गया। उसके कमरे से कुछ दूरी पर दादा मोशाय खड़े थे। वो मृत्युंजय को उसके कमरे की तरफ जाता देख मुस्कुरा रहे थे। वो मन ही मन बोले, जाओ जमाई बाबू, अंदर एक सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तभी किसी ने पीछे से उन्हें टोका, बाबा आप यहाँ जमाई बाबू के कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? इस पर दादा मोशाय पहले तो हड़बड़ा गए, फिर बोले, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खड़ा था, ये होटल देख रहा था, खूब भालो। उनकी बात सुनकर सुब्रतो ने अपना सिर हिलाया और कहा, बाबा मैं आपको अच्छे से जानता हूं, आप यहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, कुछ तो जरूर किया है आपने। आप मुझे ये बताए आपको मृत्युंजय से दिक्कत क्या है? पहले माहिक था, अब मृत्युंजय। इस पर दादा मोशाय मुस्कुराकर बोले, इतने सालों बाद कोई अपनी टक्कर का मिला है, इसलिए थोड़ा बहुत खेल लेता हूं, अब चलो मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। सुब्रतो ने उन्हें बेबसी से देखा और थकावट भरी सांस ली। इधर मृत्युंजय जैसे ही कमरे में आया तो उसकी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि समान बेड पर मही के पास अभी और परी दोनों लेटे थे और मही उन्हें स्टोरी सुना रही थी, और वो दोनों ही बीच बीच में उससे उस कहानी से जुड़े सवाल कर रहे थे। मृत्युंजय ने ये सब देखकर गुस्से से अपने दांत पीस ली। आवी और परी की नजर जब उस पर गई तो वो दोनों चुप हो गई। मही ने भी मृत्युंजय को देख फिर उन दोनों से कहा, बेटा उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपके पिसे हैं और आपके मिसो। मही की बात सुनकर उन मासूम बच्चों ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन अभी वो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे तो मृत्युंजय का चेहरा देखकर ही डर लगता था। मही ने उससे कहा, आज ये दोनों हमारे साथ ही सोएंगे। मही की बात सुनकर मृत्युंजय ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, और क्यों? इस पर मही ने कहा, बस ऐसे ही इनका मन था इसलिए। मृत्युंजय गुस्से से उन बच्चों को देखकर सोफे के पास आ गया और लैपटॉप लेकर अपना काम करने लगा। मही ने उससे कहा, आप थक गए होंगे, सो जाए। मही ने उसे बेड के एक तरफ इशारा किया जहां मृत्युंजय ने जलती निगाहों से देखा। वो आज उसे अपनी बाहों में भर कर सोने वाला था, लेकिन इन बच्चों की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने गुस्से का घूंट पीकर रह गया। उसने मही को उसी गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे काम है। उसे गुस्से में देखकर मही के चेहरे पर अजीब ही भाव आ गए, भला वो किस बात पर गुस्सा है। फिर उसने अपनी सोच को वही खत्म कर लिया, ये सोचकर कि उसे गुस्सा होने के लिए किसी वजह की जरूरत कहाँ पड़ती है। उसने बच्चों की तरफ चेहरा करते हुए कहा, चलो अब तुम दोनों सो जाओ। इस पर अवी ने कहा, नहीं माची, हमें और स्टोरी सुननी है। परी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ पीसी, हमें और स्टोरी सुननी है। उन दोनों की बातों से मृत्युंजय को चिढ़ और गुस्सा दोनों आ रहा था। उसका मन तो इन बच्चों को कमरे से बाहर फेंकने का था, मगर मही बीच में आ रही थी, और उसके गुस्से का पारा तो तब चढ़ा जब मही उन दोनों को किस किया। वो उठकर बालकनी की तरफ चला गया। मही ने दोनों के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, बेटा बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। फिर वो दोनों बच्चों को सुलाने लगी और वो दोनों भी आधे घंटे में आराम से सो गए। उनके सोने के बाद मही उठ गई और ड्रॉर से निकालकर दवाई लेने लगी। जब से उसे अपनी कंडीशन का पता चला था तब से मही अपनी दवाई टाइम पर लेती थी। हालांकि सालों पहले उसके साथ क्या हुआ था वो ये जानने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसकी इन सारी कोशिशों को मृत्युंजय नाकाम कर चुका था। अब अगर मही चाहे तो भी अपने बीते कल को नहीं जान पाएगी। कहीं ना कहीं उसे इस बात का अंदाजा भी हो गया था कि मही अपनी हेल्थ कंडीशन जानती है, लेकिन फिर भी वो अनजान बना रहा। मही जग से पानी निकालकर उस दवाई को लेने वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उससे रोक लिया। मही ने मुड़कर उस तरफ देखा, वो मृत्युंजय था। उसने मही के हाथ से दवाई लेकर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। तो मही ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इस पर मृत्युंजय ने अपनी पॉकेट से उसे एक पैकेट देते हुए कहा, इसे खाओ, वो एक्सपायर है। तो मही ने नासमझी से उसे देखा और कहा, लेकिन वो तो अभी कुछ वक्त पहले ही श्री आंटी ने मुझे दी थी। इस पर मृत्युंजय ने कहा, हाँ लेकिन वो डेट चेक करना भूल गई थी। मही ने हाँ में सिर हिलाकर उससे दवाई ले ली और खा ली। मृत्युंजय उसे ही देख रहा था तो मही ने कहा, क्या हुआ? इस पर मृत्युंजय ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए और मही पीछे होने लगी। वो दीवार से जा लगी, तब जाकर मृत्युंजय रुका था। उसने अपना एक हाथ दीवार पर रख लिया और उससे कहा, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर मही ने मुस्कुराकर कहा, वो इन्हें दादा मोशाय छोड़कर गए थे। मगर फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट गायब होने लगी। जब उसकी नजर मृत्युंजय की नीली आंखें पर पड़ी, उसने धीमी आवाज में कहा, आप हटिए, मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो वहां उसके पास से निकलने लगी तो मृत्युंजय ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मिस्टर बनर्जी से कहो कि मेरे मामले में दखल न दे, वरना वो सोच भी नहीं सकते मैं उनके साथ क्या करूंगा। इस पर मही ने इसे नाराजगी से देखते हुए कहा, वो मेरे दादा मोशाय है और आपके भी हुए, आप उन्हें मिस्टर बनर्जी क्यों बुलाते हैं? और दादू को भी मिस्टर दास ही बुलाते हैं।
आप उन्हें दादू क्यों नहीं कहते? मैं भी तो आपके पापा को पापा और दादाजी को अदास जी कहती हूँ, फिर आप क्यों नहीं कहते? मही की बात सुनकर मृत्युंजय ने गहरी सांस लेकर कहा, वो तुम्हारी मर्जी है। इस पर मही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गाड़ी सिर्फ एक पहिए से नहीं चलती मीरानी साहब, दोनों पहियों से चलती है। और उसी तरह रिश्ते भी, अगर मैं आपको फैमिली से जुड़ी हूं तो आप भी तो जुड़े हैं मेरी फैमिली से। मृत्युंजय ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा। उसके ऐसे जवाब पर मही को जरा कम ही यकीन होता था। इधर ईशा अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी किसी से टकरा गई। ईशा ने सॉरी कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर चुप हो गई। वो शुभ था। शुभ ने उसे देखा और सॉरी कहकर वहां से जाने लगा। तभी ईशा ने उसे रोकते हुए कहा, शुभ तुम कैसे हो? इस पर शुभ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, ठीक हूं भी। फिर वहां से जाने लगा तो ईशा ने उसे टोकते हुए कहा, शुभ तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? मैं भी सोच रही थी कि कुछ दिनों में कॉलेज आ जाऊं। इस पर शुभ ने गहरी सांस लेकर कहा, एस योर विश, तुम अपने हस्बैंड से पूछ लो। तो ईशा ने मुस्कुराकर कहा, दीप तो चाहता है मगर मैंने उससे मना कर दिया था। शुभ के पल के लिए ईशा के चेहरे पर आए मुस्कुराहट को देखने लगा, जो दीप की वजह से आई थी। शुभ भी ये देखकर मुस्कुरा दिया। ईशा ने शुभ से कहा, चलो ना कुछ देर बात करते हैं, तुमसे काफी दिनों से ठीक से बात नहीं की। इस पर शुभ ने कहा, ईशा मुझे बहुत नींद आ रही है, हम कल सुबह बात करते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया और ईशा उदासी से उसे जाते हुए देखने लगी। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी और शुभ की दोस्ती टूटे। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, एक ऐसा दोस्त जिसके साथ वो अपनी सारी परेशानी भूल जाती थी। वो वाकई शुभ को बहुत मिस करती थी। इधर शुभ जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, उसे किसी ने आवाज देकर रोका, शुभ। शुभ ने मुड़कर उस तरफ देखा, वो दीपक था जिसने ईशा और शुभ के बीच की सारी बातें सुनी थी। वो शुभ के पास आया तो शुभ ने कहा, तुमने मुझे बुलाया? इस पर दीपक ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ वो मैं वही था जब ईशा ने आपको रोका। तो शुभ ने कहा, हम वो कॉलेज के बारे में बात कर रही थी। इस पर दीपक मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके शुभ, तुम दोनों में क्या बात हो रही थी ये मुझे नहीं जानना है। तुम पहले उसके दोस्त थे, ऑफकोर्स वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई थी। तुम्हें पता है जब भी हम दोनों मिलते थे तो हमारे बीच तुम्हारी बातें जरूर होती थी, वो तुम्हारी बहुत बात करती थी। शुभ ऐसा है, शुभ वैसा है, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड थे। इस पर शुभ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, दीपक वो पुरानी बातें हैं। दीपक ने ना में सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी दोस्ती पुरानी नहीं है शुभ, मैं जानता हूं कि तुम्हें बुरा लगा, तुम बेवजह इन सब में फंस गए, मगर मेरा यकीन करो ईशा ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। कभी कभी सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि हम इसे चाहकर ठीक नहीं कर पाते। ईशा तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखा सकती शुभ, वो बहुत मानती है तुम्हें, जानते हो अब भी वो गिल्ट में जी रही है कि उसने सबकी जिंदगी खराब कर दी। कभी कभी वो इतना पैनिक हो जाती है कि मैं उसे संभाल नहीं पाता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसे नॉर्मल रखने की, मगर मुझे पता है कि वो अंदर ही अंदर घुट रही है, बस मेरे सामने खुश रहने का दिखावा करती है। शुभ चुप होकर इसकी बात सुन रहा था। उसके प्यार भले ही दफन हो गया हो, मगर फिर भी उससे ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मुझे यकीन है कि तुम उसे संभाल लोगे। इस पर दीपक बोला, वही कर रहा हूं, उसे संभालने के लिए मुझे सारे रिश्ते संभालने होंगे, खास तुमसे और मृत्युंजय भाई से। जब तक तुम उससे दोस्ती नहीं करते और मृत्युंजय भाई उसे माफ नहीं करते तब तक वो ठीक नहीं रहेगी। इतना कहकर दीपक वहां से चला गया और शुभ उसे जाता देखने लगा। अगली सुबह आज मेहंदी का फंक्शन था। हाल को थीम के अकॉर्डिंग तैयार किया गया था, सब कुछ खूबसूरत ही था। शीतल अपर्णा जी और पीसी के साथ मिलकर मेहंदी की प्लेट रेडी कर रही थी। इधर वंदू हड़बड़ी में अपनी मां के पास जा रही थी, तभी उसकी किसी से जोरदार टक्कर हो गई। वंदू ने अपना सिर सहलाते हुए गुस्से से सामने देखा, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर वो जोर से चीखी, तुम। इधर सामने खड़ा शख्स भी गुस्से से वंदू को कुछ कहने ही वाला था, मगर उसे देखकर चुप हो गया। वो दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। वंदू ने कहा, तुम्हें कोई और नहीं मिला टकराने के लिए मोटू? इस पर मोटू उर्फ अभिजय भड़क गया और बोला, जस्ट शट अप, मेरा नाम अभिजय है, समझी तुम? इस पर वंदू ने कहा, तो मैं क्या करूं, रहोगे तो तुम मोटू ही, चलो हटो अब मुझे जाने दो। इस पर अभि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम मुझसे तमीज से बात करा करो, मैं तुमसे बड़ा हूं। वंदू ने पहले अपने हाथ की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ और फिर उसके पैर पर पैर मारते हुए बोली, तुमसे और तमीज इमोसिबल, वो क्या है न, तुम्हारी शक्ल देखकर ही मेरी सारी तमीज भाग जाती है। अभी जॉय ने बहुत मुश्किल से अपना दर्द बर्दाश्त किया और उससे गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमसे मैं निपट लूंगा जंगली बंदरिया।
खुद के लिए जंगली बंदरिया सुनकर वंदू के चेहरे गुस्से से तमतमा गया। उसने उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम जंगली बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदरिया कहने की। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू होते, वंदू की माँ वहां आकर बोली, ये क्या कर रहे हो, तुम दोनों बड़े हो गए लेकिन अब भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो। उन दोनों की लड़ाई देखकर वहां सभी इकट्ठे हो गए क्योंकि वो लड़ ही ऐसे रहे थे जैसे जानी दुश्मन हो। मैं कल चैप्टर नहीं भेज पाई थी क्योंकि मेरे पापा को डेंगू हो गया है। हम सब काफी परेशान हैं इसलिए कल थोड़ी डिस्टर्ब थी, बस इसलिए नहीं लिखा था। अब से तो फिलहाल रोज ही आएंगे। मेहंदी का फंक्शन कल से कंटिन्यू करेंगे। बाय।